जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज रक्षाबंधन है, तो सभी साथियों और उस जो बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो है डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। आज की क्लास जो है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्नों के जो विवरण है, जो कह सकते हैं जो पूरा उल्लेख है, आप लोग को हम इस चैनल मतलब प्रश्नों में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो कोटेशन है जो इम्पोर्टेंट बनेंगे हमारे एग्जाम में, उनको भी मैं साथ ही साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कर है कि रामा लघु मशरिका, जिसको कहते हैं छोटी माता या चिकन पॉक्स कहा जाता है, इससे पीड़ित है रामा। ठीक है, यह किस प्रकार की बीमारी है? जो चिकन पॉक्स है, जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, ये किस प्रकार की बीमारी है? तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विषाणु जनित, जिसको हम एक प्रकार का कह सकते हैं वायरल बीमारी है, वायरल रोग है। तो जो रामा है ये किस बीमारी से पीड़ित है? तो विषाणु जनित बीमारी से पीड़ित है। यह चीज़ आप लोग को पता चल गया। लेकिन ये छोटी माता होती क्या है, चिकन पॉक्स होता क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से समझना होगा। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है। ओके, अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। देखिए, ये तो पता हम लोग को चल गया कि जो रामा है ये छोटी माता या चिकन पॉक्स बीमारी से पीड़ित है और ये जो है किस रोग से होता है? तो विषाणु जनित रोग जो फैलता है इसके कारण से होता है। ठीक है, जिसको वायरल डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चेचक, जिसको देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स, ये जो है तीव्र संक्रामक रोग है जो वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया दोस्तों कि जो चेचक रोग होता है ये किसके कारण होता है, किस बीमारी की वजह से होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। यह आर्थ्रोपॉक्स वायरल जो है कुल का सदस्य होता है। ये जो वेरियोला वायरस होता है ये आर्थ्रोपॉक्स वायरल का सदस्य होता है। ठीक है, यह मानवता के लिए दोस्तों सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक माना जाता है। जो ये चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, ये हम लोग के जो मानव जाति है, प्रवृत्ति है, इनके लिए सबसे विनाशकारी बीमारी के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज की बात करते हैं तो 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा जो चेचक का टीका है इसका विकास किया जाना था। सबसे पहले टीका इन्हीं के द्वारा विकास किया गया था। किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ये प्रश्न आता है, चेचक के टीका का विकास किसके द्वारा किया गया था, या चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर याद कीजिएगा 1796 में। ठीक है, इस डेट को भी साथ ही साथ याद करना होगा। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये चेचक के उन्मूलन की घोषणा किया था। कब? तो 1980 में किया था। तो इस बात को भी आप लोग जो कोटेशन है, जो मोस्ट कोटेशन लिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने लायक, उस चीज़ को मैं आप लोग को सारे प्रश्नों में बताते चलते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, सारी चीज़ समझ में आ गए। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, हम लोग सेकेंड देखेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है? तो आप लोग को पता हो गया कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था की बात आ गया तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अब प्रश्न में आ गया है कि तृतीय क्षेत्र जो है ये किससे संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र जो होता है ये परिवहन से संबंधित होता है, संचार से संबंधित होता है, जितने रेडियो एक्टिविटी सेवाएं होती है उससे संबंधित होता है, और व्यापार सेवाएं से संबंधित होता है। तो हम लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सही होगा सी ऑप्शन। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग को जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 3 अभिन्न अंग हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सा जो है आता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न जरूर आता है दोस्तों कि ये बिजली जो हुआ, कोयला हुआ, कृषि और से संबंधित कोई भी मतलब क्षेत्र हुआ, ये किससे रिलेटेड है, कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, तो ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को समझना होगा। तो मानव जाति है जो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए लोग अपनी शिक्षा, कौशल, परिवार की परंपरा आदि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बात है।
सामान्यतः हम बात करेंगे इन्हें अर्थव्यवस्था के 3 अभिन्न क्षेत्रों में से वर्गीकृत करते हैं। जो हम लोग की भारत की अर्थव्यवस्था है, आप लोग को तो पता होगा, ये 3 क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला देखेंगे हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, आप लोग को समझ में आ गया कि जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको कच्चे तौर पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। पर जैसे में बात करेंगे, इस चीज़ को पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और याद भी रखिएगा। उत्खनन कृषि हो जाएगा। ठीक है, उत्खनन कृषि कार्य। इसके बाद बात करेंगे पशुपालन, मछली पालन आदि। ये सारे जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं साथियों, तो ध्यान में रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, और बहुत बार एसएससी जो एमटीएस है यहाँ से प्रश्न पूछा है। ओके, तो पशुपालन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। मछली पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, ये सारे चीज़ प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग द्वितीय प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो द्वितीय क्षेत्र होता है, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे। तो इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे बात करेंगे लौह अयस्क हो जाएगा, लौह इस्पात। इसके बाद वस्त्र उद्योग हो जाएगा, वाहन होगा, बिस्किट हो जाएगा, केक इत्यादि। ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आते हैं। तो द्वितीय जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, याद रखना होगा, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र से आएंगे। मान लीजिए बिस्किट का कंपनी हुआ, बिस्किट तो बनेगा ही, केक हुआ। ठीक है, लौह और इस्पात हो जाएगा, उद्योग, ये सारी चीज़ जो है ये सेकेंडरी सेक्टर से आते हैं। ओके, अब आते हैं तृतीय क्षेत्र में, जो टेरिटरी सेक्टर होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे बैंकिंग सेवा हो जाएगा, इसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ये सारे जो हैं ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता है, ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आते हैं जो थर्ड नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत डैश की संज्ञा दी गई है, मतलब किसकी संज्ञा दी गई है? तो देख सकते हैं निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति और मिनी संविधान। तो हम लोग को डी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, करेक्ट हो रहा है। मिनी संविधान की संख्या दी गई है। जो भारतीय संविधान है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को पता चल गया। अब थोड़ा सा हम लोग को मिनी संविधान के बारे में देख लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया। इस संशोधन के द्वारा जो है नीति निर्देशक जो तत्व हैं, 3 अनुच्छेद हैं। कौन कौन सा देख लीजिएगा? आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 43 का हो जाएगा और आर्टिकल 48 का। इनको जो है नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। 3 आर्टिकल को जोड़ा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है। तो ये भी बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो मूल कर्तव्य हो उसको किस समिति के आधार पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण समिति के आधार पर जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि स्वर्ण समिति के सिफारिश के आधार पर कौन से कर्तव्यों को जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। तो आप लोग के दिमाग में तुरंत प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए कि सर जी बताए थे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कौन से कर्तव्यों को? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं कि जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से। वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य शामिल है। ध्यान में रखना होगा, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो फोर्थ प्रश्न है। यहाँ पे फोर्थ प्रश्न करें कि भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? तो बौद्ध गुफा मंदिर जो है बुद्धों का है, एक बराबर गुफाएं स्थित है, तो बिहार हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जो बराबर पहाड़ियाँ है, बराबर गुफाएं हैं, ये बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, मौर्यकालीन जिसको कह सकते हैं रॉक कट निर्माण के भारत के सबसे पुराने उदाहरण के रूप में इसको जाना जाता है। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं जो बराबर पहाड़ियाँ है जो स्थित गुफाएं हैं, ये कहाँ पे हो जाएगा? तो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इन गुफाओं में लोमस ऋषि, इसके बाद लोमस ऋषि गुफा, इसके बाद सुदामा गुफाएं, विश्वकर्मा गुफाएं और कर्ण
चौपड़, ये गुफाएं जो है इसमें शामिल है। जो बराबर गुफाएं हैं, जो बराबर पहाड़ियाँ है, इसके अंदर जो गुफाएं हैं, लोमस ऋषि गुफा हो जाएगा, सुदामा गुफाएं, विश्वकर्मा गुफाएं और कर्ण चौपड़ गुफाएं शामिल है। ठीक है, इन गुफाओं का जो विकास की बात करेंगे तो 3री शताब्दी पूर्व 322 से 185 ईसा पूर्व मौर्य शासकों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। मानव तस्करी, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये और बहुत बार आया हुआ भी ये प्रश्न है। तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार होता है, शोषण के खिलाफ जो अधिकार होता है, ये जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और जो 12 से 35 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा प्रदान की गई है। ओके, भारत का संविधान जो है भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये चीज़ पता हो गया। शोषण के जो विरुद्ध मान अधिकार है, ये मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी, जोखिम वाले काम में बच्चों से मजदूरी कराने पर क्या करता है, रोक लगाता है। ये चीज़ हो गया पता, क्लियर है। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 6 नंबर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारा प्रश्न जो आप लोग को डेली कराते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत आप लोग को इतना प्रश्न करा देंगे ना कि SSC MTS में जाइएगा तो कहिएगा कि सर जी प्रश्न कराए थे, सारा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, 6 प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधाओं में पुनर्विवाह का संबंध किया था। विधाओं मतलब विवाहों में होना चाहिए ना, इसका पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है, जो भी विधाएं हैं उनमें पुनर्विवाह का समर्थन किया है। तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। किसने जो प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। ये नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक के रूप में इनको जाना जाता था। इनके प्रयास से ही कोलकाता और अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना भी किया गया था। इन्होंने हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति को देखकर प्रभावित हुए और इनके अथक प्रयास से बात करेंगे तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसको किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ध्यान में आप लोगों को पता चल गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है इस कानून को पारित किया गया था। बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। ओके, तो बाल विवाह का विरोध किसने किया था, प्रश्न आता है। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखना होगा, विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न हम लोग देखेंगे 7। यहाँ पे 7 प्रश्न करें कि सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य जो हो जाएगा ये दोस्तों संबंधित है, ये असम से संबंधित है। सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। ठीक है, तो जो सत्रिया नृत्य 15वीं शताब्दी में असम में संत श्रीमंता शंकर देव द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, 9 वैष्णव आंदोलन के एक हिस्से में ये 17 मठों से उत्पन्न हुआ है। और बात करेंगे ये 2000 में वर्ष संगीत नाट्य अकादमी द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी मिला है। तो ध्यान में रखना होगा, शास्त्रीय नृत्य जो है असम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न यहाँ पे जो कह रहा है कि 8 है कि भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे डैश है। तो अनुसूचित जाति परिवार होता है और अनुसूचित जनजाति परिवार, ये दोनों जो हो जाएगा ये सामूहिक निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित माना जाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों सही हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, जो भारत में सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति जो सर्वाधिक असुरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार ही हैं। इस प्रकार की जो आर्थिक समूह में सर्वाधिक इनके प्रति असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक जो है श्रमिक परिवार, नगरीय अनियमित परिवार, ये सारी चीज़ जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे प्रश्न जो 9 है दोस्तों। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता किसको निर्धारित करता है? तो ये जो निर्धारित करता है दोस्तों किसको, तो जनक जो सेल होता है इसको निर्धारित करता है। ठीक है, जो भी मृदा के रंग होते हैं, गठन होते हैं, जो भी उसके गुणधर्म होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये जनक सेल को निर्धारित करता है। अब जनक सेल होता क्या है? तो मृदा जो होते हैं कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के मिश्रण होते हैं। ये तो खैर आप लोगों को पता है, जो भूपर्पट्टी के सबसे ऊपरी स्तर में पाए जाते हैं। जनक सेल की बात कर रहा है तो मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत को निर्धारित करता है। ठीक है, और भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। फलस्वरूप बात करेंगे फसलों, घासों, पेड़ पौधे में भी भिन्नता जो है मिट्टी के अंदर देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। ओके, यहाँ पे आगे देखेंगे जो चूने की मात्रा कम होने के कारण मृदा अम्लीय और चूने की अधिकता होने के कारण मृदा जो होती है क्षारीय होती है। तो मृदा जो मिट्टी है ये भी अम्लीय होता है और ये भी क्षारीय होता है। किसकी वजह से होता है? तो चूना की मात्रा कहीं कम होता है तो वहाँ की मृदा क्या होती है? अम्लीय होता है। अधिक रहता है तो क्षारीय होता है। ओके, अब यहाँ पे 10 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कह रहे हैं कि मांडू जो है ये उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मांडू तो गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, मांडू कहाँ पे मनाया जाता है? तो मांडू जो है गोवा में मनाया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, मांडू महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया गया है। ये जो है मधुर नृत्य प्रदर्शन होता है। इसका विषय आमतौर पर प्रेम होता है। ठीक है, इस नृत्य में जुआ पुरुष, महिलाएं घूमट जिसे कह सकते हैं, इन मिट्टी के पात्र का ताले वाद्य यंत्र, जो मिट्टी के जो पात्र होता है जिसको जो हम लोग जो क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा है, गिटार या वायलिन की रोमांटिक धुनों की थाप पर जो है नृत्य करते हैं। तो इसके बाद ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या होता है मांडू महोत्सव में, जिसको मांडो के भी नाम से जाना जाता है। आयोजन होता है गोवा में। ये मांडू महोत्सव जो है गोवा का जो है नृत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे प्रश्न 11 है। 11 प्रश्न करें कि नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, कब? 1917 में, जब नील की खेती करने के लिए ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी वाला भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। नील की खेती पर लगाई गई शर्तों को लेकर इस क्षेत्र के किसानों ने 1914 से लेकर 16 तक अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू किया था। ओके, और नील की खेती का सबसे आम जो तरीका है 3 कठिया था। नील की खेती का सबसे आम तरीका क्या था? 3 कठिया व्यवस्था था। इस रैयत को 3 काठा नील की खेती करनी होती थी। इस रैयत को 3 काठा नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, जो उसकी जो प्रत्येक बीघा जमीन थी उस कुल भूमि का कितना भाग? तो 3/20 भाग देना पड़ता था। इसके बाद आते हैं जो 12 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा बलुआ पत्थर। ठीक है, अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बलुआ पत्थर। अब इस थोड़ा सा सबके बारे में ध्यान से समझते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जो बाहरी परत की संरचना होती है वह मूलभूत इकाई के रूप में होती है। और बात करेंगे जो उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और केंद्रीय चट्टान। ठीक है, अब थोड़ा सा बारी बारी से हम लोग ध्यान से इसको समझ लेते हैं। जैसे प्रश्न आएगा तो आप लोग यहाँ से सही करिएगा। अवसादी चट्टान का जो विस्तार की बात करेंगे ये सतहों पर सबसे ज़्यादा होता है। निर्माण जो होता है इसका अवसादों के सतह पर जमा होने से होता है। ठीक है, अब अवसादी चट्टान जो आता है इसके अंदर कौन कौन आता है? बलुआ पत्थर आता है, डोलोमाइट आता है, लिग्नाइट आता है, चूना पत्थर आता है और कोयला आता है। तो अवसादी चट्टान के अंतर्गत कौन कौन आएगा? प्रश्न आता है तो ध्यान में रखना होगा। बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला। ठीक है, आग्नेय चट्टान की बात करेंगे तो ग्रेनाइट आ जाएगा, बेसाल्ट चट्टान आ जाएगा और पेगमाइटाइड हो जाएगा। ठीक है, पेगमाटाइड हो जाएगा। केंद्रीय चट्टान में कौन सा आएगा? नीस आएगा, क्वार्टाइट्स आ जाएगा और संगमरमर आ जाएगा। तो ये जितने भी आप लोग को उदाहरण बताएं और कोटेशन बताएं इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं जो 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न अंकर है कि सातवाहन वंश जो 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक की राजधानी इनमें से कहाँ थी? मतलब सीधा सी बात है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। ध्यान में रखना होगा, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है,
अब थोड़ा सा प्रतिष्ठान के बारे में समझ लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश का जो शासन था वह महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था और कर्नाटक था। इस वंश के जो संस्थापक थे शिवमुख थे। तो ध्यान में रखना होगा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिवमुख थे। ओके, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान, जिसको पैठण के भी नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठान था। ठीक है, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान था इसकी राजधानी। किसकी भैया? तो सातवाहन वंश की। ठीक है, आगे देखिए 14 जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है, क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय कप्तान कौन थे? तो जो भारत के जो पहले जीते थे आईसीसी विश्व कप वह थे कपिल देव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो देख सकते हैं जो आईसीसी विश्व कप है इसका पहला संस्करण जो है 1975 में इंग्लैंड में किया गया था। विजेता सबसे पहले रहा था वेस्ट इंडीज, सबसे पहले वेस्ट इंडीज देता था। ठीक है, तब इसके बाद जो विश्व कप का जो तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया 1993 में, तब जाकर भारत जीता। ठीक है, उस समय इसके कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। ओके, अब तक से 12 आईसीसी विश्व कप जो खेले गए हैं, 2019 के संस्करण में विजेता टीम कौन था? इंग्लैंड था। ये चीज समझ में आ गया। 15 देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? कोशिका के केंद्रक में क्या मौजूद होते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में जो दोस्तों होते हैं गुणसूत्र और जीन दोनों मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होते हैं कोशिका के केंद्रक में? तो गुणसूत्र और जीन दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1605 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा 65 में किया था, माफ कीजिएगा। कोशिका जो है सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई होती है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज किया था। 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। समझ में आ गया। आगे देखिएंगे 16 जो प्रश्न है कि 16 जो प्रश्न करे कि बेसी पुरस्कार किस देश में दिए जाने वाला पहला नृत्य पुरस्कार है? तो बेसी पुरस्कार जो है दिया जाता है यूएसए में, सबसे पहले दिया गया था। कहाँ पे? यूएसए में। तो देख लीजिएगा, बेसी पुरस्कार न्यूयॉर्क यूएसए में नृत्य प्रदर्शन के दौरान दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को नृत्य प्रदर्शन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन या रचनात्मक कार्य के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1983 में प्रसिद्ध नृत्य शिक्षक वेंसी शानवर्ग के सम्मान पर किया गया था। तो ये बेसी पुरस्कार यूएसए में दिया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इतना ही प्रश्न आप लोगों के लिए थे। कैसा क्लास लगा आज का? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।